मिनिस्टर रहे हुए और बीजेपी के सीनियर लीडर श्यामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कई सवालों के जवाब जो हैं आज वो देंगे हमारे साथ। सबसे बड़े मुद्दे जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो है वो डेली वेजेस का है। उस पर तो सवाल जवाब जरूर रहेंगे, लेकिन कुछ अन्य मुद्दे देश विदेश के और मोदी सरकार के 9 साल और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा के 9 साल किस तरह से बीते, इस पर भी चर्चा जो है वो श्यामलाल शर्मा जी से करेंगे। सर बहुत बहुत वेलकम है आपको और समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। सरदार जी सत श्री अकाल। सर सबसे पहला सवाल ये करना चाहूंगा कि डेली वेजेस को लेकर एक बड़ी खबर जो है वो चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी के यहाँ से उनका एक बयान आया है। और एक भी बयान नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा 2 बयान आए हैं, क्योंकि उन्होंने एक बयान तो ये कहा कि अगर हम जितने भी डेली वेजेस हैं अगर उनको हम पक्का कर देते हैं तो अगले 50 साल तक जो है हम किसी को जम्मू कश्मीर में जो है वो नौकरी नहीं दे पाएंगे। दूसरा उनका ये बयान आया कि 2010 से लेकर आज तक जितने भी डेली वेजर्स जो लगे हैं उनको पूरा खंगाला जाएगा, लिस्ट निकाली जाएगी। जो बैकडोर एंट्रीज हैं, जो इलीगल एंटर विदाउट टेंडरिंग या कोई बिना भी किसी इंटरव्यू के जो लगे हुए हैं, जिन मंत्रियों ने लगाए हैं उन पर भी जो है वो खाज गिरेगी, और जो डेली वेजर्स जो बैकडोर एंट्रीज में लगे हैं उन पर भी खाज गिरेगी। सबसे पहले सर मैं आपसे ये विचार ये इस पे आपसे ये लेना चाहूंगा कि जो डेली वेजर्स का जो 61,000 का नंबर है, कई बार आपसे इंटरव्यू किया और कई बार भी आपने ये मीडिया में बोला है कि वो 61,000 नंबर जो है वो जेन्युइन नंबर है। तो मैं इस पे क्लैरिटी आपसे चाहता हूं कि ये 61,000 में से कितनी बैकडोर एंट्रीज हैं और 61,000 कितने जेन्युइन हैं? देखिए, जेन्युइन और बैकडोर की बात तो मैं नहीं कर सकता। वो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो मैं उनको यही गुजारिश करूंगा कि थारोली इन्वेस्टिगेशन करें और इन लोगों का जो भी डिस्पोजल उन्होंने करना है वो इमीडिएटली करें। जहां तक आपने ये बात कही है कि 61,000 जो है वो फिगर हमारी नहीं है, वो फिगर गवर्नमेंट के जो सावेंट हैं, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, उन लोगों की फिगर है। और आपने अरुण मेहता जी की बात कही तो मुझे लगता है कि वो भी एक जमाने में यहाँ पीडीडी सेक्रेटरी रहे हैं। जिस गवर्नमेंट में हम लोग भी मंत्री रहे हैं, जहां हमसे पहले भी रहे हैं, उनका स्टेट कार्डर ही है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये अब थारोली इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और डेली वेजर जो लगता है, नीड बेसिस जो लगता है, उसका कोई सेट प्रोसीजर नहीं है, उसके लिए कोई रूल जो है वो फ्रेम नहीं है और वो सेट प्रोसीजर नहीं है। जब जब जरूरत होती, कोई स्कीम नई आई, नया यूनिट आया, कोई ग्रिड स्टेशन बना, कोई पावर स्टेशन बना, कोई रिसीविंग स्टेशन बना, कोई पीएचई की स्कीम बनी, तो कोई रोड बनी, कोई इरिगेशन में बना, ये सारे डिपार्टमेंट है ना, 47 डिपार्टमेंट है। और उसकी जानकारी जो है वो सरकार ने दी हुई है उस समय की, और कैबिनेट सब कमेटी को दी थी कि हमारे पास 61,000 जो है वो लोग हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और उनको जो उस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रहे हैं 2014 और 2015, और उसके बाद जब बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट बनी, उस समय के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं उन्होंने इंडोर्स किया हुआ है। तो मुझे लगता है वो भी, इवन जितने भी लोग हैं लगे हुए, वो भी चाहते हैं कि वंस फॉर ऑल उनका डिस्पोजल हो और इन्वेस्टिगेशन थारोली करें कि बैकडोर अपॉइंटमेंट किसको कहते हैं, व्हेन दे आर गेटिंग वेजेस फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्सचेकर, तो उनको कैसे बैकडोर अपॉइंटमेंट कर सकते। आपकी बातों से अगर मैं कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूं तो आपका ये कहना है कि जो 61,000 है इनमें से बैकडोर एंट्री कोई भी नहीं है। अगर है तो फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है, दे आर अकाउंटेबल, दे आर आंसरेबल। चाहे वो मंत्री है, चाहे संतरी है, वो सारे जुम्मेवार हैं, वो उनको अकाउंटेबल बनाए। जिस तरह से कई हमने पहले भी कई देखे, एलजी मनोज सिन्हा के भाषण भी जो आते रहे, उनमें एलजी मनोज सिन्हा ने भी कई बार कहा कि पुरानी सरकारों ने जो है अपने फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए जो है वो थोक के हिसाब से जो है वो डेली वेजेस लगाए हैं, जिसकी वजह से आज जो है उनको पक्का करने के लिए कोई रणनीति नहीं बन रही, कोई रोड मैप नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हमें आज जो है वो मुश्किल आ रही है। मैं मानता हूं उनकी बात को, क्योंकि जिस स्टेट से वो आए हैं वहां बहुत से काम जो हैं वो पंचायतें करती हैं। यहां 73 और 74 अमेंडमेंट नहीं हुई। और फिर टोपोग्राफी, क्लाइमेट कंडीशन एंड कनेक्टिविटी, दिस इज हिली टेरेन एंड वेरी डिफिकल्ट स्टेट। और 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में, और पहले तो ये ज्यादा थी, ऑलमोस्ट
2.25 लाख 1.5 लाख स्क्वायर किलो में अपना अगर लद्दाख एरिया को भी डिवीजन को भी हम डालेंगे, तो वो बात जो कह रहे हैं कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं और खासकर ये जो एसेशनल सर्विसेज है, ड्रिंकिंग वाटर या सैनिटेशन, ये वहां की पंचायतें और सिविल सोसाइटी जो है वो मैनेज करती है। बट हमारे यहाँ पे जो था, और हिडली टैरन स्टेट अगर नॉर्थ ईस्ट की भी वो देखेंगे, एंड अगर हमारे साथ लगती है उत्तराखंड एंड हिमाचल, वहां पे यही पैटर्न है कि लोगों को जो लिविंग कोई चीज है जैसे पीने का पानी, बिजली या दूसरी चीजें जो जिंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं, वो गवर्नमेंट की प्राइम ड्यूटी है कि बेसिक एमिनिटी जो है वो लोगों को देनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां फंडिंग दी, यहां बिजली घर भी बने, यहां ग्रिड स्टेशन भी बने, यहां रिसीविंग स्टेशन भी बने, और रिसीविंग स्टेशन से डोर स्टेप तक बनी। इसी तरीके से पीने के पानी की स्कीमें बनी, कहीं डगवेल बने, कहीं ट्यूबवेल बने, कहीं ट्रीटमेंट प्लांट बने। श्यामलाल शर्मा जी, आपको लगता है जो अरुण कुमार मेहता का जो ये बयान आया है, कहीं ना कहीं पूरा डेली वेजर से जो एक खिता है वो इस समय एक उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि काफी चीजें हुई हैं, कई अधिकारियों से बात हुई है, एलजी मनोज सिन्हा तक बात हुई है, सेंटर तक बात हुई है इस चीजों को लेकर, और कई बार हमने ये सुना है खबरों के माध्यम से, अलग अलग चैनल्स पे भी सुना है कि सेंटर जो है वो बारीकी से जो है इस मुद्दे को देख रही है। तो क्या लग रहा है कि अरुण कुमार मेहता जी का ये कहना कि 1 महीने में जो है वो सारा डाटा जो है जिन जिन स्टाफ्स के पास है वो सारा डाटा जो है कलेक्ट करें, क्या एलजी प्रशासन की नीयत क्या है? क्या वो डेली वेजेस को पक्का करना चाहते हैं या वो डेली वेजेस को इस समय कुछ निकालने की तैयारी में जो है लगे हुए हैं? देखिए, मैं उनकी नीयत क्या है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, और नीति और नीयत पे मैं उनकी पे शक नहीं कर सकता, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, और मनोज सिन्हा जी जो हैं वो बहुत ही एक कुशल प्रशासक और राजनीतिक है, वेल लर्न पर्सन है। मुझे लगता है कि ये चीज होनी चाहिए, पता तो चले कि इनकी जरूरत है या नहीं है। आपको लगता है सर इनकी जरूरत नहीं है? 7500 स्कीम्स जो हैं वो चल रही हैं इस समय, अगर इनमें से कुछ डेली वेजेस, कुछ कुछ आधा कितना भी, या मैं कह रहा हूँ पार्शली अगर 1/4 भी अगर इससे निकाल देता है, तो क्या सरकार को अगर कुछ डेली वेजेस निकल जाएंगे तो सरकार उन स्कीम्स को जो है वो अच्छी तरह से फुलफिल पहुंचा पाएगी? जहां पर इस समय अमृत काल में ये चल रहा है कि हर घर जो है वो नल लगाना है, तो पानी पहुंचाना कितना मुश्किल हो जाएगा? हर घर में नल से जल तो सिर्फ स्लोगन ही नहीं है, और उसके लिए बड़ी लिबरल फंडिंग हो रही है। जल मिशन जो है मिशन मोड पे वो चल रहा है, लेकिन चलाना तो सर डेली वेजेस में मैं वही कह रहा हूं, जब तक सोसाइटियां नहीं बनती हैं मुझे लगता है उस पर भी काम हो रहा, लेकिन रिफॉर्म्स जो हैं वो ओवरनाइट में नहीं होते हैं। हम भी ये समझते हैं कि कुछ चीजें जो हैं, जो सक्सेसिव गवर्नमेंट रही हैं, उन्होंने इन चीजों में देरी की है, लेकिन हमेशा जो डोमिनेशन रही है वो कश्मीर की रही है, और कहीं ना कहीं उन्होंने ग्रास वायलेशन भी जो रूल्स हमारे हैं उनकी की हुई है। तो इन तमाम चीजों को जो है वो आज हम सोचें कि सब कुछ हम एक ही समय क्लीन कर लेंगे, तो ये चीजें आस्ता आस्ता स्लोली, कोई भी अगर रिफॉर्म्स आपने इंप्लीमेंट करने हैं तो वो ग्रेजुअली होते हैं, होने भी चाहिए। आज मैं अगर आप देखूं कि मेरी रियासत का जो रेवेन्यू सीड है और जो रेवेन्यू कंपोनेंट है, मैं भी समझता हूं, हम भी जिम्मेवार लोग हैं कि 3 महीने की जो हमारी रेवेन्यू सीड है वो एक्सपेंडिचर नहीं दे सकते हम, और जो रेवेन्यू कंपोनेंट है हमारे मुलाजमों की तनख्वाह नहीं दे सकते हैं, और जो रेशियो है मुलाजमों की वो भी 3 टाइम मोर होगी। बट वो हिली टेरेन स्टेट है और डिफिकल्ट स्टेट है। 32 साल 35 साल तो यहाँ रिफॉर्म्स कहाँ होने थे, मिलिटेंसी ने रहा, और फिर यहाँ पे जो खासकर कश्मीर की डोमिनेशन, वो तो रूल, मेरी लड़ाई आपको पता है पहले भी उनके साथ होती थी, वो सिस्टम से बाहर जाके काम करते थे और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ब्लैकमेल करते थे। हमने ये भी देखा सर, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद जी की जब सरकार थी, तो जब उस समय जो डेली वेजेस पक्के हुए 11,000 के समथिंग जो है वो कश्मीर में जो है पक्के हुए, और तकरीबन 700-800 जो है वो जम्मू के अंदर पक्के हुए। मेरा सवाल ये है कि क्या 2010 से पहले के जो डेली वेजेस लगाए गए हैं, जो SRO 64 जो है वो 94 से जो जहां पर ये है, तो क्या ये श्योरिटी हो सकती है कि क्या SRO जो 64 के दौरान जो उस समय जो डेली वेजेस लगे 2010 से पहले, क्या उनमें कोई बैकडोर एंट्री नहीं हो सकती है?
मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि अब मैटर उन्होंने कह दिया। फॉर मी इज ए चीफ सेक्रेटरी, टॉप ऑफ द हायरार्की, स्टेट को वो हेड कर रहे हैं गवर्नमेंट, एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो मैं उसमें किंतु परंतु मैं नहीं जाना चाहता। फॉर मी हिज वर्ड इज ए कमांड। वो डाउन द लाइन हायरार्की ने उसको कैरी कर लिया होगा। अब वो इन्वेस्टिगेट करें कि कौन सा प्रोसीजर होना चाहिए था। कोई अगर उन्हें प्रोसीजर फ्रेम तो किसने करना होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने करना होता है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने करना था। आपको क्या लगता है सर, जिस तरह जो अब जो कह रहे हैं कि खाज गिरेगी, जो चाहे बैकडोर एंट्री के हों, चाहे डेली वेजर्स हों, चाहे मंत्री हों, क्या आपको लग रहा है कि डेली वेजर का इसमें कोई उनका इंटेंशनली उन्होंने अगर कोई बैकडोर किया है? क्या मंत्रियों ने, जिन मंत्रियों पे लगाया है, ये गाज पहले मंत्रियों पे गिरेगी या पहले डेली वेजर्स पे मुझे गिरेगी? लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऊपर से फिक्स होनी चाहिए, बॉटम से नहीं। उनका क्या कसूर है जो काम कर रहे हैं डे एंड नाइट? रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो। मंत्री है तो उसकी करो, संतरी है तो उसकी करो। मंत्री, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, देन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर्स, ये सारे हैं ना। 47 डिपार्टमेंट है। अब पीएचई इरिगेशन को ही क्यों उसमें तो वो भी आएंगे जो पहले सेक्रेटरी रहे हुए हैं या पहले एडमिनिस्ट्रेटिव, जो पुरानी सरकारों में रहे हुए हैं, इनमें उनके से भी नाम बहुत से हैं। इनके जो आज के जो ब्यूरोक्रेट्स, उनमें से भी कई नाम निकल कर आएंगे। इधर जो आज टॉप हायरार्की हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं या फाइनेंशियल कमिश्नर हैं, क्या ये घाज गिर पाएगी, उन पर गिर पाएगी घाज? अभी तक तो गिरी नहीं है किसी पे। आपको लगता है कि वो असल में गाज जो है वो गिर पाएगी? मुझे ये बताओ कि यहां सब इंस्पेक्टर और दूसरों का 3 बार कैंसिल हुआ, अभी तक किसी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई है? ये डिफेंड करते हैं अपने आप को और पब्लिक को। मतलब आपका ये कहना है कि जिनको पकड़ना चाहिए उनको पकड़ा नहीं जा रहा। अकाउंटेबल ना, दे आर अकाउंटेबल। और एक गिनी चुनी क्लास का आप रिटन टेस्ट, जहां वो चीज है वो पहले ही पब्लिक डोमेन में चला जाता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किस? इस समय तो पिछले 5 साल से, 4.5 साल से तो यहां कोई मंत्री नहीं है, कोई एमएलए नहीं है। तो बड़ी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सारे तरीके से होनी चाहिए। ये बातें जो हैं कहने को बहुत अच्छी लगती हैं। मैं कह रहा हूं ना कि अब हम इस किंतु परंतु में नहीं जाए। गाज गिरनी चाहिए। Whosoever is, nobody is above the law. बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सर ये बनता है, क्योंकि डेली वेजेस ने आपके साथ भी कई जो है मीटिंग्स की हैं। आप एक कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, उनके जो भाजपा ने जो है जो कंडक्ट की थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि सर आपकी तरफ से कोई ऐसी रिकमेंडेशंस क्या सेंटर को आपने रविंदर रैना जी को दी, रविंदर रैना जी ने सेंटर तक दी, एलजी मनोज सिन्हा तक की? क्या उन रिकमेंडेशंस को कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है जो आज अरुण कुमार मेहता जी का जो है? क्या उन रिकमेंडेशंस पे कोई भी नजर या किसी भी तरह की कोई बात जो है उसमें आपकी तरफ से ऐसी रखी गई थी? क्योंकि जो 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 आप उनका जो बयान आया उसमें लग नहीं रहा कि बीजेपी ने जो भी रिकमेंडेशन भेजी उन्होंने उस पर कुछ नजर जो है वो डाली है। नहीं, वो बाउंड भी नहीं है कि बीजेपी इज ए पॉलिटिकल पार्टी। हमने अब वो जो हमारी पार्टी ने ड्यूटी लगाई हुई थी, तो हम नहीं उनको कह सकते वी आर नॉट इन पोजीशन टू डिक्टेट द टर्म। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डोमेन नहीं है, दिस इज ए स्टेट सब्जेक्ट, जितना मैं जानता हूं। ये जब तक यहां के चीफ सेक्रेटरी साहब और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कन्विंस नहीं होंगे, तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। तो अगर चीफ सेक्रेटरी साहब का ये मानना है कि ये सारी इलीगल अपॉइंटमेंट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं नहीं, संविधान कोई और चीज है। उन्होंने कहा था ना, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी डाइस को शेयर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यहां कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है। संविधान जहां है ही नहीं, संविधान में नौकरियां हैं ही नहीं। मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। तो मुझे लगता है पहले यहां हमारा स्टेट सब्जेक्ट है। चीफ सेक्रेटरी साहब को वो फाइनल अथॉरिटी हैं, टॉप ऑफ द हायरार्की हैं, और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वो कन्विंस हो, वो पहले सेटिस्फाई हो। जब वो ही सेटिस्फाई नहीं है तो फिर हमारी रिपोर्ट्स और बाकी सेंटर जो है वो बीजेपी की रिकमेंडेशन से, जो सेंटर के जो उच्च मंत्री हैं, क्या वो कन्विंस है? क्योंकि क्या आप ये मान के चलते हैं कि डेली वेजेस एक बड़ा मुद्दा है और कल को इलेक्शंस अगर होते हैं तो अगर ये जो अगर इस पर गाज गिरती है, किसी डेली वेजेस को अगर निकाला जाता है, तो इलेक्शंस में बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? क्या सेंटर के जो मंत्री हैं क्या वो इस चीज से वाकिफ नहीं है? मैं वोट की राजनीति नहीं यहां करूंगा। सेंटर मैंने कहा है, उन्होंने कहा कि ये स्टेट सब्जेक्ट है,
जो इशू पर्टेन करता है स्टेट गवर्नमेंट को, उसको सेंटर ने क्या करना है। दिस इशू इज पर्टेन टू द स्टेट गवर्नमेंट, और इसका हल माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और वर्दी चीफ कहीं ना कहीं सेक्रेटरी। सर यूटी बनने के बाद होम मिनिस्टर तक तो ये सारे के सारे फैसले जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि अगर यूटी बनी है तो हर फैसला जो है होम मिनिस्टर के यहाँ से, अमित शाह जी के यहाँ से निकलेगा। तो क्या अगर कोई रिकमेंडेशंस अगर अमित शाह जी अगर एलजी मनोज सिन्हा को देते हैं तो आपको लगता है कि एलजी मनोज सिन्हा उनकी बात को भी मना करेंगे? मुझे लगता है पहले वो अब इसका संज्ञान लिया है, पहले वो ये सारी चीजें देखेंगे कि ये इलीगल हैं, इनकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। उन्होंने भी केस का जो है उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार करनी है। हेयर से पे तो सारी बातें नहीं ना हो जाएंगी। मैं ब्लेम करूं चीफ सेक्रेटरी को, मैं ब्लेम करूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, मैं ब्लेम करूं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को, तो ये मुझे शोभा नहीं देता और ना मैं इसमें जाना चाहता हूं। डेली वेजेस से सर जब हम मिलते हैं तो डेली वेजेस से कहते हैं हमारे से वादा नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ललकार रैली में किया, 2019 में हमारे साथ एमपी जुगल किशोर शर्मा जी थे, रविंदर रैना जी थे, एलजी मनोज सिन्हा थे, तब भी हुआ, डीडीसी के इलेक्शन हुए तब भी हुआ, 22, 23, 24 हर एक दरवाजा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का खड़काकर देख लिया है, लेकिन हासिल कुछ नहीं है। सिर्फ फुटबॉल की तरह डेली वेजेस को कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। मेरा ये कहना है मतलब क्या सेंटर ये नहीं समझ पा रहा कि अगर डेली वेजेस पक्के नहीं हुए, आज की डेट में डेली वेजेस ये नहीं कह रहा कि हमें 61,000 का 61,000 पक्का कर दो, वो ये कह रहा है अगर हम 20,000 भी पक्के होते हैं, 10,000 भी पक्के होते हैं तो हमारे अंदर एक उम्मीद आती है और बीजेपी को इसका इलेक्शन में फायदा हो सकता मैं है। इसको इस तरह से लेता हूं, थोड़ा लंबा हो रहा है जी, अब। 61,000 है नहीं, वो 12,000 तो पीडीडी के डेली वेजेस। अरे भैया वो उस समय की फिगर है ना। मैं जब बोल रहा हूं आपको जी 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 तो मैं आंकड़ों पे ही बोल रहा हूं। जी जी जी। एग्जैक्ट आंकड़े तो गवर्नमेंट देगी, लेकिन हमने भी कुछ रखे होंगे। इतनी जानकारी, पॉलिटिशियन वो है जो वेल इन्फॉर्म हो। बिल्कुल। तो जब हम राजनीति कर रहे हैं, लोगों के सेवक हैं, तो हमें पहले वेल इन्फॉर्म, मेरे पास होगी इंफॉर्मेशन इस समय कितने हैं। तो ये पहले यहाँ के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कन्विंस होना है, और टाइम टू टाइम सबने उनके साथ वादा किया हुआ है जिस तरह, और भारतीय जनता पार्टी इससे पीछे नहीं जा रही है। लेकिन क्या ये चीजें जो है लैंड ओनर्स के साथ भी इसी तरह से ही चलेंगी कि लैंड ओनर्स की भी बैकडोर एंट्री पे कोई बात की जाएगी? उन्होंने तो जमीनें दी हैं अपनी, उन पर कोई बैकडोर की एंट्री का, या जो अरुण कुमार मेहता जी का, क्या उनके बयान का असर आपके हिसाब से, आप राजनीतिक हैं, पीएचई मिनिस्टर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि लैंड ओनर्स के ऊपर भी ये गाज किसी तरह से भी गिरती है तो वो जायज है? मैं प्रीएम्प्ट नहीं करता हूं। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। उनपे भी छोड़ दो ना माननीय। मुझे लगता है चीफ सेक्रेटरी साहब जब इससे कन्विंस हो जाएंगे तो वो जरूर इन लोगों को वो सेटिस्फाई होंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। आपको उम्मीद है कि डेली वेजेस जो अपनी आस लगाकर बैठे हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी कन्विंस होंगे और डेली वेजेस पक्के होंगे? उनकी जेन्युइन डिमांड है और उनकी रिक्वायरमेंट भी है। ये सब जब जेन्युइन डिमांडमेंट जब आप जब बोलते हैं जेन्युइन डिमांडमेंट, तो समझ नहीं आता कि ये जेन्युइन डिमांड है तो फिर इतना लिंगर ऑन क्यों? मुझे लगता है आपने मुझे एक ही इश्यू में एंगेज कर लिया, बहुत डिस्कशन